आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों में गहमा-गहमी का माहौल है। बदनावर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। इसी को लेकर हमारे बीच में मौजूद है वर्तमान में मध्य प्रदेश की बदनावर विधानसभा से स्थानीय दावेदार के रूप में दावेदारी कर रहे और वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आशीष भाकर जी, जो कि यहाँ स्थानीय दावेदार होने का दावा तो कर ही रहे हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से अगर इन्हें कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो ये किस प्रकार से रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी के खाते में यह सीट विजयश्री की ओर ले जाएंगे। हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार भाकर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देते हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, हमारा बदनावर क्षेत्र आरंभ से ही ग्रामीण, पूरा बदनावर विधानसभा ग्रामीण विधानसभा रहा है और यहाँ की जो मुख्य रोजगार के जो साधन हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं। हम कहीं ना कहीं उन मुद्दों की ओर ध्यान दिलाएंगे लोगों का, जिससे कृषि के साथ कृषि से जुड़े उद्योगों को कैसे बढ़ावा मिले, इस पे हमारा ध्यान आगामी दिनों में रहेगा। और फूड प्रोसेसिंग से लेके सारी उद्योगों के यहाँ पर बहुत अच्छे अवसर हैं। वर्तमान में आप अगर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो कैबिनेट मंत्री आपके सामने रहेंगे राजवर्धन सिंह दत्तेगांव, जिनका विभाग है उद्योग विभाग। अब काफ़ी पावरफुल माने जा रहे हैं, क्षेत्र की जनता कह रही है कि काफ़ी पावरफुल विभाग इनको मिला है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं ना कहीं उनके सामने कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आएगी या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा विजयश्री लाने में? देखिए, आपके उद्देश्य, आपका विज़न जो है वो क्लियर होना चाहिए। किनसे चुनाव लड़ रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, आप क्या कर रहे हैं और आपकी क्या सोच है। देखिए, हमारा जहाँ तक सवाल है, मैं एक कृषक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ज़मीन की हकीकत यहाँ पर पता है कि क्या कैसे किसानों के लिए हम काम करेंगे ताकि उनका जीवन स्तर उठ सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको उद्योगों से कैसे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से कैसे जोड़ा जा सके। हमको ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। कहीं ना कहीं, जहाँ तक मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन आपको वो जीवन जीना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसके अनुसार आप जो करेंगे उसमें ज़्यादा सफलताएँ मिलेगी। और चूँकि मैं किसान परिवार से हूँ और मैं मानता हूँ ऐसा कि कहीं ना कहीं हमारी जो कृषि है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। हमको, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं उद्योगों के साथ कृषि और उद्योगों का कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा और उनका जो दोनों कृषि और उद्योगों का जो कोऑर्डिनेशन है वही हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास की धुरी अब आने वाले समय में हो सकती है। और उसके लिए निश्चित तौर पर जो मेरा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है और कैसे लड़ना है, कैसे इसको आप इम्प्लीमेंट ज़मीन पे कैसे उतारना है, वो मेरे अपने विज़न है और मैं निश्चित रूप से उसमें आगे आगामी दिनों में काम करूँगा। जैसा कि आपके बारे में हमें पता है कि आप राजनीति में आने से पूर्व एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान से जुड़े थे। काफ़ी चकाचौंध वाला और पॉपुलैरिटी वाला क्षेत्र माना जाता है मीडिया। उसको छोड़कर राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चालू हुआ था 2002-3 में मैं जी न्यूज़ में रहा हूँ, फिर सहारा न्यूज़ में रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस अपने रूट की ओर, ज़मीन की ओर लौटा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ काफ़ी काम करने की संभावना है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। यदि हम हमारे जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें पूरा हमारे देश का, तो कहीं ना कहीं कृषि एक महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी है। उसको हम यदि निगलेक्ट करेंगे उस कृषि को, तो हमारा देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हमको कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनके लिए आगे आकर काम करना पड़ेगा। उनके रोजगार के अवसर उनको कैसे दिलाना है, इसके लिए काम करने का उद्देश्य आपको लेकर चलना पड़ेगा। मैं जब राजनीति में आया था तो मेरा एक स्पष्ट विज़न था। मैं पूरी एक क्लियर विज़न के साथ राजनीति में आया हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के मेरे जो युवा साथी हैं, आज हम देखेंगे हमारे यहाँ क्षेत्र में कई बच्चे इंजीनियर हैं, कई MBA हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे जो उद्योग क्षेत्र के डेवलपमेंट में या किसी उसमें, जब हमारा बच्चा जब नौकरी मांगने जाता है तो वो नौकरी इसलिए नहीं कर पाता है कि उसके पास ज़मीन जायदाद है, वो छोटी मोटी नौकरी नहीं करता।
और जब वो बैंक के पास जाता है तो बैंक बोलती है कि हम आपको किस आधार पर लोन दें, आपके पास मॉर्गेज क्या है। जिसकी ग्रामीण क्षेत्र की जो उसकी भूमि है वो मॉर्गेज नहीं करता है बैंक। हम कहीं ना कहीं उस अधिनियम के लिए बात करेंगे जिसके तहत हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो भूमि है, कृषि भूमि, उसका कम से कम जो हमारी गाइडलाइन है उसका 50% लोन मिल जाए और वो उसको कृषि को और फूड प्रोसेसिंग को साथ में लेके और चल पाए। कहीं ना कहीं हमें उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ना है। जो ग्रामीण और शहरी, रूरल और अर्बन का जो अंतर है लोन से लेकर सभी चीज़ों में, वो हमको मिटाना है। वो मेरी पहली प्राथमिकता उसी को लेकर रहेगी। ये तो तब की बात हो गई जब कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है और आप जीत की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन वर्तमान में यहाँ देखा जाए तो स्थानीयवाद का एक मुद्दा बहुत ही काफ़ी हावी है। लगभग 16 से अधिक उम्मीदवार यहाँ पे प्रयासरत है, जिनमें आप भी सम्मिलित हैं। अगर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है, मिल जाता है जब तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है अगर किसी बाहरी को मिलता है तो आपकी क्या कार्यप्रणाली रहेगी उस पर? देख लिए, आपके 2 सवाल थे। आपने पहला सवाल पूछा कि आपको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है, मेरा उद्देश्य बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। मैं किसी भी पद या उसके लिए ये नहीं मानता कि वो काम करने में आपके बाधा उत्पन्न करते हैं। आप ज़मीन पे जैसे हैं वैसे काम कर रहे हैं ना, हम अभी भी कर रहे हैं। और उसके लिए मैंने एक बाकायदा ग्रामीण उद्यमी विकास संगठन बना रखा है। मैं गांव-गांव जा रहा हूं और लोगों को जोड़ रहा हूं उसमें। और आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में इसके लिए हम एक टीम तैयार करेंगे और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हम विधायक बने ना बने, वो एक अलग मामला है। बाकी बची स्थानीय उम्मीदवार की बात। स्थानीय भारी जो भी हैं, जो भी हमारा कांग्रेस जिनको भी कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे भेजेगा, हम बिल्कुल निश्चित रूप से उनके लिए काम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी भी एक विचारधारा को लेके, हमको जब राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में हम आते हैं तो एक विचारधारा को हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। मैंने जो सबको साथ लेके चलती है वो कांग्रेस है, मैंने उसको सिलेक्ट किया। उसके लिए, उसकी विचारधारा के लिए मैं काम करूँगा, चाहे कांग्रेस किसी को भी टिकट दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजनीति में सामान्यतः देखा जाता है कि बड़े नेता का अगर कोई परिजन होता है, रिश्तेदार होता है, तो उसको राजनीति में ज़रूर लाभ मिलता है। आपके बारे में सुना है कि प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो कि दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में थे, सुभाष जी यादव, आपके उनके पारिवारिक संबंध है। साथ ही जो प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री है सचिन यादव, कृषि मंत्री प्रभावी पद था उनके पास, उनके भी आज नज़दीकी रिश्तेदार है। उनका टिकट वितरण में आपको कितना लाभ मिल पाएगा या नहीं मिलेगा? देखिए, आप मेरे शुरू से आप मेरा देखेंगे, मेरा शुरू से राजनीतिक जीवन, आज 20 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, सार्वजनिक जीवन। मैंने कभी भी रिश्तेदारी के माध्यम से कोई भी पद या प्रतिष्ठा पाने की कभी कोशिश नहीं की। मैं अपनी योग्यता पे विश्वास करता हूँ और मुझे पता है आज नहीं तो कल कांग्रेस में मैं महत्वपूर्ण जगह पे रहूँगा, उसमें मुझे कोई संशय नहीं। वो इसलिए नहीं है कि मैं अपनी योग्यताओं के आधार पर अपना स्थान बनाना चाहता हूँ। रिश्तेदारियों के माध्यम से यदि हम पद प्रतिष्ठा ले भी आएँ तो वो जो जनता के बीच में जो जगह है वो कहाँ से लेके आएंगे। हर चीज़ समय मांगती है और समय के अनुसार ही आपकी स्वीकार्यता बढ़ती है। अगर आने वाले समय में आपको टिकट मिल जाता है तो प्राथमिक मुद्दे क्या रहेंगे विकास के क्षेत्र में? जो अभी ज्वलंत मुद्दे होंगे वो क्या हो सकते हैं? देखिए, राजनीति में प्राथमिक मुद्दे जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप मेरा इतिहास उठा के देखेंगे तो मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल जी भाकर, उनकी भी आप यदि देखेंगे 20 साल तक, 15-20 साल तक वो भूमि विकास के चेयरमैन रहे धार जिले में। मेरे चाचा शांतिलाल जी भाकर, आप उनका देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत काम करने और पूर्व जनपद अध्यक्ष रहे हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, 20 सालों से आप देख रहे हैं, तो ये जो मुख्य मुद्दा तो हमारा यही है कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का युवा और जो लास्ट एंड यूज़र है, हमारा जो लास्ट मतदाता, जो पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी आदमी कैसे आगे आए, उसके लिए हमको काम करना है। मेरी परिवार की परंपरा रही है और मैं उसी का निर्वहन करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे लाभ मिले, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को कैसे लाभ मिले, इसके लिए मैं काम करूँगा। पिछले महीनों से देखा गया है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसमें बड़े बड़े राजनेता धराशायी हो गए। कांग्रेस के ऐसे बड़े नेता जिनका कांग्रेस में एक तरफा वर्चस्व था, वे भाजपा की शरण में, मतलब शरणम गच्छामी हो चुके हैं। आप पर भी किसी प्रकार का राजनीतिक प्रेशर आया होगा। आप क्यों कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता आपने क्यों नहीं ली, क्या कारण है उसका? मेरी राजनीति हमेशा उद्देश्यों को और विचारधाराओं को लेकर रही है। मैं पद प्रतिष्ठा के लिए
आज कहाँ कहीं और चले जाऊं, परसों कहीं और चले जाऊं, नरसों कहीं और चले जाऊं, इस प्रकार की जो एक स्थितियाँ होती है वो मेरे साथ कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जो सबको साथ लेकर चलती है और वो जानती है कि सबका साथ जब तक इस देश की भागीदारी में नहीं रहेगा तब तक इस देश को कोई भी नहीं बदल सकता है। चाहे धर्म जाति के आधार पर आप यदि राजनीति करेंगे तो वो इस देश के लिए नुकसानदायक है। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर हर आदमी यदि शामिल होगा, देश की तरक्की में भागीदार बनेगा, तभी ये देश एक सुंदर देश और तरक्कीशील देश बनेगा। यदि हम आज चीन के बराबर इकोनॉमी की बात करने या सपना देखते हैं तो वहाँ पर सबकी भागीदारी है। हमको भी यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं बनाना पड़ेगी जो कांग्रेस ही दे सकती है, जिसके तहत हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। छोटा से छोटा आदमी भी काम का है और बड़ा से बड़ा आदमी भी काम का है, और कोई भी धर्म जाति के आधार पर काम का बंटवारा नहीं हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस की विचारधारा से मैं प्रभावित हूं और मैं जानता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा इस देश की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा हमारी सनातनी विचारधारा है, जिसमें जो बोलते हैं कि सबको साथ लेके चलो, दया करो, और दया करके ही धर्म के साथ आप किसी भी राष्ट्र की स्थापना कर सकते हो, किसी भी देश को बना सकते हो। यदि आप भेदभाव करेंगे तो बहुत आने वाले समय बहुत संकटकालीन समय रहेगा हमारे देश के लिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के उन विचारों से सहमत नहीं हूं जिसमें वो देश को बांटते हैं, लोगों को बांटते हैं। आपस में लड़कर कभी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। जितना मैंने आपको सुना और समझा उसमें मैं एक निष्कर्ष निकालता हूं कि आपको कट्टर कांग्रेसी मान सकता हूं। साथ ही आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि वर्ष 2003 से, मतलब मैं मान सकता हूं जब से आपके राजनीति का पदार्पण हुआ था तब से लेकर 2018 तक लगभग 15 साल बीजेपी की सरकार रही थी प्रदेश में, और मात्र 15 महीने रही थी कांग्रेस की सरकार। इन दोनों सरकारों में आपने क्या अंतर पाया? देखिए, हमारा कांग्रेस का शुरू से ही कॉन्सेंट्रेशन किसान था। पहले ही जो कमलनाथ जी ने पहला जो कोई साइन किया है तो वो किसानों की कर्ज माफ़ी का मामला था, जिसको उन्होंने सबसे पहले साइन किया। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को और कांग्रेस को किसानों की चिंता है, उनको जीवन के स्तर को कैसे आगे उठाया जाए वो जानते हैं। हमारे गांधी जी बोल गए थे कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र का आदमी, जिसमें हमारी 70% आबादी कृषि से जुड़ी हुई, उनको साथ में लाकर खड़ा नहीं करेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। हमारी कमलनाथ की सरकार ने आते से ही कर्ज माफ़ी की। हमारे बिजली के जो किसानों के बिजली के बिल जो हार्स पावर वाइज थे उन्होंने आधे कर दिए। जो हमारे जो छोटे जो बीपीएल से लेके सारे जो हमारे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं 100 यूनिट तक की बिजली उनको 100 रुपये में दी। हमारे जो कन्या विवाह था उसके लिए राशि 51,000 रुपये की, और गौशालाएँ बनवाई। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। कांग्रेस ने गौशाला बनवा कर ये सिद्ध किया कि हम भारत की संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, और कहीं ना कहीं हम दिखावा करना एक अलग बात है, लेकिन भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, गौ माता को कैसे पालना, इसके लिए हमने काम किए हैं। और आगामी हमारे कमलनाथ जी अभी भी चुनाव जीतेंगे आने वाले समय में, और हम आगे और भी इसके लिए काम करेंगे। गौशाला और मंदिर निर्माण और इनसे संबंधित जितने भी चीज़ें हमने, आप देखिए जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से जब उन्होंने बोला कि आप जो है हम हनुमान चालीसा करेंगे, और किसी धर्म पर किसी का एक का अधिकार हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और हम साथ लेकर चलेंगे। और कहीं ना कहीं शिवराज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वही वापस डंपर कांड से लेके वापस सारी कांड चालू हो गए। दूध के भाव 5 रुपये घट गए। दूध के भाव 5 रुपये इसलिए नहीं घटे कि एक्सी से दूध, इसलिए घट गए कि वापस माफियाओं का शासन आ गया है, और जो दूध में मिलावटखोरों वापस सक्रिय हो गए, और कहीं ना कहीं दूध की जो क्वांटिटी वो बढ़ गई, क्योंकि मिलावटखोर आगे आकर और इसमें धंधा करने लगे। इससे जो ओरिजिनल दूध है उसकी भी कीमत अपने आप घट गई। आपने देखा होगा कि
कमलनाथ जी ने जब शुद्ध के लिए युद्ध चालू किया था तो दूध के भाव अपने आप 5 रुपये बढ़ गए थे। तो ये अंतर है, बेसिक अंतर। आप यदि भ्रष्टाचार को रोकेंगे, आप यदि मिलावटखोरों को पे लगाम लगाएंगे तो किसानों का भला अपने आप होगा, उनके फसलों